गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एम के साहू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कॉमर्स के एमसीक्यू प्रश्न करवाएंगे, जिसमें आप सभी के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए 2 से 3-4 वीडियो में हम सभी पाठ्यों का एमसीक्यू करा देंगे, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से सभी 20 प्रश्न कर सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें, जिससे आप सभी बोर्ड परीक्षार्थी लाभ ले सकें। ये बोर्ड परीक्षार्थियों के ही लिए नहीं, ये इंटरमीडिएट के जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो भी इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि चैप्टर वहाँ पर भी है। दूसरी चीज़, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन टीजीटी में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किस मूल पर किया जाता है। अंतिम रहतिया का मूल्यांकन हमेशा लागत मूल और बाजार मूल जो दोनों में कम हो उस पर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लागत मूल और बाजार मूल जो दोनों में कम हो। प्रश्न नंबर 2 है, चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। तो चालू संपत्तियों में रोकड़ देखिए चालू संपत्ति है, व्यापारिक रहतिया चालू संपत्ति है, अग्रिम भुगतान ये भी चालू संपत्ति है। फर्नीचर जो है ये चालू संपत्ति नहीं है, ये फिक्स एसेट है, इसलिए इसे अस्थायी संपत्ति के नाम से जाना जाता है। और फर्नीचर को हम दिखाते हैं आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्थायी संपत्ति नहीं है। क्या अस्थायी संपत्ति नहीं? भूमि भवन अस्थायी संपत्ति है। रहतिया जो है ये अस्थायी संपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रहतिया जो है चालू संपत्ति है। सब फर्नीचर और फिक्चर्स है, ये अस्थायी संपत्ति है। प्लांट मशीन अस्थायी संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में लिखा जाता है। तो मजदूरी खाता व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में लिखा जाता है। वेतन खाता लाभ हानि के डेबिट में लिखा जाता है। सामान्य व्यय लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखा जाता है। रोकड़ खाता आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। इसलिए प्रश्न 4 का ऑप्शन होगा मजदूरी खाता। मजदूरी खाता व्यापार के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, लाभ हानि खाते से ज्ञात होता है। लाभ हानि खाते से क्या ज्ञात होता है? शुद्ध लाभ एक तो ज्ञात होता है, शुद्ध हानि भी ज्ञात होती है, अर्थात ऑप्शन सी सही है, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि। क्वेश्चन नंबर 6 है, चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति क्या है? रोकड़। रोकड़ चालू संपत्ति है, ये ऑप्शन सही है। फर्नीचर अस्थायी संपत्ति है। मशीन अस्थायी संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 7, पूंजी से शुद्ध लाभ दिखाया जाता है। तो पूंजी में शुद्ध लाभ जोड़कर दिखाया जाता है, घटाकर दिखाया जाता है, जोड़कर या घटाकर। पूंजी में हमेशा शुद्ध लाभ को जोड़कर दिखाया जाता है। यदि शुद्ध हानि आई तो पूंजी से घटाकर दिखाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ये सही होगा, जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 8 है, चालू दायित्व तो नहीं है, लेनदार। ऑप्शन है लेनदार। लेनदार चालू दायित्व है। देय बिल चालू दायित्व है। बैंक अधिविकर्ष ये भी चालू दायित्व है। तो पूंजी ऑप्शन जो है ये चालू दायित्व नहीं है, ये फिक्स लायबिलिटीज है। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार खाते में नहीं दिखाया जाता है। क्या नहीं दिखाया जाता? आगत ढुलाई व्यापार खाते के डेबिट में दिखाया जाता है। निर्गत ढुलाई ये लाभ हानि के डेबिट में दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। निर्गत ढुलाई लाभ हानि के डेबिट में दिखाया। मजदूरी ये भी व्यापार के डेबिट में दिखाया जाता है। कारखाना बिजली ये भी व्यापार के डेबिट में दिखाया जाता है। सारे ऑप्शन को टच करते हुए चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, व्यापार के सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी किस खाते से मिलती है? तो व्यापार के सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी हमें व्यापार खाते से मिलती है। अगर आ जाए क्वेश्चन कि शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी, तो लाभ हानि खाते से मिलती है। आर्थिक चिट्ठी से क्या होता है? हम आर्थिक स्थिति को बैलेंस को संतुलित करते हैं। उससे ये पता चलता है कि हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ख्यात किस प्रकार की संपत्ति है? तो ख्यात एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति वो संपत्ति होती है जो दिखाई नहीं देती है, महसूस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टॉक किस प्रकार की संपत्ति की श्रेणी में आता है?
तो स्टॉक जो होता है वह चालू संपत्ति की श्रेणी में आता है। सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम खाते में तैयार किया जाता है। अंतिम खाते में तैयार किया जाता है क्या? अंतिम खाते में व्यापार खाता बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं और आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो अगली एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर अगली एक्सरसाइज का फर्स्ट आदत व्यय है। आदत व्यय वो व्यय होते हैं जिन्हें हमें वित्तीय वर्ष के अंत में देना रहता है, इसलिए आदत व्यय आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेज होते हैं वो देना शेष है। ये ऑप्शन सही है। आहरण को आर्थिक चिट्ठी में दिखाया जाता है, पूंजी में जोड़कर गलत, पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है। आहरण को हमेशा जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल से ना ड्राइंग को घटा देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, संपत्तियों पर ह्रास से संपत्ति का मूल्य घटता है। ये ऑप्शन सही है। संपत्तियों पर जो ह्रास होता है उसे संपत्ति की वैल्यू घटती है। पूंजी पर ब्याज है, व्यापार का लाभ है या व्यापार की हानि है या दोनों है। तो पूंजी पर ब्याज अगर देखा जाए एक तरीके से तो व्यापार की हानि मानी जाती है, लेकिन अगर इंडिविजुअल रूप से देखा जाए व्यापारी के लिए तो व्यापारी के लिए वो लाभ होता है, लेकिन व्यापारी के लिए लाभ है लेकिन व्यापार के लिए हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, आदत किराया खाता है। आदत किराया वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है, अव्यक्तिगत नाम का व्यक्तिगत खाता है या इनमें से सभी असत्य है। तो जो आदत किराया होता है वह पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत नाम का व्यक्तिगत खाता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। प्राप्त विपत्र को दिखलाते हैं। प्राप्त विपत्र को व्यापार खाते में नहीं, लाभान खाते में नहीं, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। भूम और भवन में होने वाली जो वृद्धि होती है वह भूम और भवन, चूंकि हम आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखते हैं, हमारी संपत्ति है और उसमें जितनी वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम जोड़ते हैं। ऑप्शन आ सही है। तलपट में दिया गया अंतिम रहतिया दिखाया जाता है। यदि तलपट के अंदर अंतिम रहतिया दिया गया है तो उसे हम व्यापार खाते में दिखाएंगे या लाभ हानि खाते में दिखाएंगे या आर्थिक चिट्ठे में दिखाएंगे या रोकड़ खाते में दिखाएंगे। तो जो तलपट में अंतिम रहतिया दिया है उसका लेखा हम आर्थिक चिट्ठे में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, तलपट के नीचे जो सूचनाएं दी होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें समायोजनाओं के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई राशि को किस नाम से जाना जाता है? ब्याज, आहरण, ह्रास। उसे आहरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए एक स्थान पर, गलत, 2 स्थानों पर। हर समायोजन का लेखा 2 स्थानों पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नमूने व दान में माल देने पर क्रय में कमी होती है, क्रय में वृद्धि होती है। तो जब भी नमूने व दान में माल देते हैं तो वो जो हमारा माल होता है उसमें कमी होती है, इसलिए क्रय में कमी। ऑप्शन आ सही है। देय विपत्र को दिखलाते हैं, कहाँ दिखाते हैं? आ व्यापार खाते में, ब लाभ हानि खाते में, स आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। इसमें सी ऑप्शन सही है, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। विनियोगों पर ब्याज व्यापार की आय है, तो ऑप्शन ही सही है, विनियोगों पर ब्याज व्यापार की आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक रहतिये को दर्शाते हैं। प्रारंभिक रहतिये को व्यापार खाते के डेबिट में, ये ऑप्शन आ वाला सही है। आदत्त मजदूरी में दर्शाया जाता है। आदत्त मजदूरी कहाँ दर्शाया जाता है? आदत्त मजदूरी में दर्शाया जाता है व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। यदि आदत्त मजदूरी है तो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व में दिखाया जाएगा, यदि पूर्वदत्त व्यय है तो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। आदत्त मजदूरी क्या होती है? मजदूरी हमारा व्यापार के डेबिट में रहता है और मजदूरी में जोड़कर जितना जोड़ेंगे वो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगले चैप्टर का है इसी से संबंधित प्रश्न नंबर 1 इसमें है कि जिस विपत्र द्वारा बैंक से धनराशि निकाली जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चेक के माध्यम से ही हम बैंक से पैसा निकालते हैं। विनिमय पत्र के माध्यम से हम बैंक से पैसा नहीं निकालते, प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से हम बैंक से पैसा नहीं निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 अप्रैल 2012 से चेक का भुगतान प्राप्त किया जा सकता है 6 माह के अंदर, 3 माह के अंदर। 1 अप्रैल 2012 से 3 माह के अंदर आपको चेक से पेमेंट ले लेना है, नहीं तो चेक जो है अनवैलिड हो जाएगा। इससे पहले जो था वो चेक की वैलिडिटी 6 माह थी। क्वेश्चन नंबर 3 है सावधि जमा खाते पर ब्याज की दर अन्य खातों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स अमाउंट पर ब्याज की रेट अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है चालू खाते का प्रयोग सामान्य जनता करती है? नहीं, ये चालू खाता जो है व्यापारी वर्ग को के लिए होता है। व्यापारी जो लोग होते हैं वो चालू खाता अपने बैंकों में खुलवाते हैं और बैंक जो है उनको अदबी कर्ज की सुविधा भी चालू खाते पर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है बचत खाता उपयोगी होता है ये वेतनभोगी वर्ग के लिए, ये ऑप्शन ए सही है, वेतनभोगी वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है रेखांकन संभव है? रेखांकन किसका किया जाता है? चेक का किया जाता है। जब चेक के मुख पर 2 तिरछी रेखाएं खींच दी जाएं तो वो चेक रेखांकित हो जाता है और उस बीच में अकाउंट पेई या किसी बैंक का नाम भी लिखा जा सकता है, लेकिन अकाउंट पेई या बैंक का नाम लिखना अनिवार्य नहीं है। चेक रेखांकन संभव है चेक का, विनिमय पत्र का, प्रतिज्ञा पत्र का या इनमें से सभी? तो इसमें चेक का। बैंक अद्विकर्ज की सुविधा प्रदान करती है बचत खाते पर, चालू खाते पर, आवर्ती जमा खाते पर या सावधि जमा खाते पर। तो जो बैंक अद्विकर्ज की सुविधा होती है वो चालू खाते पर दी जाती है। रेखांकन के लिए चेक पर 2 तिरछी रेखाओं के बीच लिखना अनिवार्य होता है या अनिवार्य नहीं? अभी हमने ऊपर बताया अनिवार्य नहीं होता है। चेक पर 2 तिरछी रेखाएं खींच दी जाए तो चेक रेखांकित मान लिया जाता है। उसके बीच में किसी बैंक का नाम लिखना जरूरी नहीं है या अकाउंट पे लिखना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है रेखांकित चेक का भुगतान होता है खिड़की से नगद, नगद नहीं होता है। रेखांकित चेक का भुगतान सीधे व्यक्ति के खाते में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 चेक के कितने पक्ष होते हैं? तो चेक के 3 पक्षकार होते हैं। चेक के 3 पक्षकार होते हैं। चेक पर लेखक का हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है या वांछनीय है या आवश्यक है? जब चेक पर लेखक का हस्ताक्षर नहीं होगा तो बैंक जो क्या करेगा चेक का भुगतान नहीं करेगा और चेक आपको बैरंग वापस कर देगा। इसलिए चेक पर लेखक का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश बैंक चेक का भुगतान करने से इनकार कर देता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को चेक का अनादरण कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है चेक किस पर लिखा जाता है? चेक सदैव बैंक पर लिखा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 14 है और लास्ट क्वेश्चन है चेक का रेखांकन द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो चेक का रेखांकन आहारता या भुगतान पाने वाले या पृष्ठांकन या बैंक। चेक का रेखांकन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन इसका डी सही होगा, बैंक द्वारा। दोस्तों ये हमने 3 चैप्टर इसमें कवर किए हैं। आगे सोच रहे हैं कि आगे भी 3 चैप्टर और कवर करें, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। और ये वीडियो आप लोगों के लिए, हाई स्कूल वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ इंटरमीडिएट और जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। इससे अपने आप को आँक सकते हैं, जाँच सकते हैं कि